हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे। स्पोर्ट्स की न्यूज़ के बाद यहाँ पर राज्यसभा में रिटर्न रिप्लाई में हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं, उनकी बातों को डिस्कस कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में, पेरियार टाइगर रिजर्व है उस पर हमें डिस्कशन करना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बैंकिंग न्यूज़ पे, आरबीआई ने क्या बातें कही हैं, सेबी ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है वो हम देख लेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे और लास्ट में बहुत सारे एमसीक्यू हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट न्यूज़ पर। अच्छा, कल मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ 9th एडिशन ऑफ वीमेंस एशिया कप। याद आया? 9th एडिशन वीमेन एशिया कप का रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था या होस्ट नेशन कौन सा था? तो श्रीलंका। फाइनल मैच श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, और पहली बार इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम श्रीलंका ने किया है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, ये जो वीमेंस एशिया कप है उसमें सबसे सक्सेसफुल टीम इंडिया है। इंडिया की टीम ने 7 टाइम इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। एक बार बांग्लादेश ने और पहली बार श्रीलंका ने ट्रॉफी को लिफ्ट किया। ये तो बातें हो गई वीमेंस एशिया कप के बारे में। चलिए अब बात करेंगे मेंस एशिया कप। एक्चुअली जो एशिया कप होता है ये बाइनियल इवेंट है, मतलब 2 साल में एक बार ये इवेंट होता है। तो 2025 में होगा, फिर 2027 में होगा। सिंपल सी बात है, 2 ईयर्स के गैप में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कुछ अनाउंसमेंट की है कि जो अपकमिंग मेंस क्रिकेट एशिया कप होगा 2025 एंड 2027 में उसके होस्ट कंट्री कौन सी हैं। तो 2025 का जो एडिशन है इसको होस्ट करेगा इंडिया। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर ये जो मेंस क्रिकेट एशिया कप है, तो एशिया कप आपको डबल फॉर्मेट में देखने को मिलता है ऑल्टरनेट बेसिस पे। ओडीआई फॉर्मेट में भी होता है ये और T20 फॉर्मेट में भी होता है। जैसे कि 2025 में ये जो टूर्नामेंट होगा ये आपका T20 फॉर्मेट में होगा और इंडिया इसको होस्ट करेगा, जबकि जो 2027 का एडिशन है इसको होस्ट करेगा बांग्लादेश और ये आपके ओडीआई फॉर्मेट में होगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ऑल्टरनेटिव बेसिस पे ये ओडीआई एंड T20 फॉर्मेट में होता है। 2025 का एशिया कप होस्ट करेगा इंडिया T20 फॉर्मेट में और 2027 में एशिया कप को होस्ट करेगा बांग्लादेश, वो भी ओडीआई फॉर्मेट में। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको याद रखना है। चलिए अब लास्ट एडिशन हम देख लेते हैं। जो लास्ट एडिशन एशिया कप का हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे, तो इसलिए फिर इसको कंबाइनली होस्ट किया था पाकिस्तान और श्रीलंका ने। इंडिया के जो मैचेस हुए थे वो श्रीलंका में हुए थे। ठीक है, फाइनल किसने जीता था? तो फाइनल इंडिया ने जीता था। ठीक है, इंडिया ने 8th नंबर का एशिया कप का टाइटल फाइनल जीता था। नाउ बात कर लेते हैं अपकमिंग इवेंट। तो 10th नंबर का जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो शेड्यूल किया गया है इंडिया और श्रीलंका में। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ। एक आप छोटी सी लिस्ट चाहो तो लिस्ट बना सकते हो। एक तरफ लिख लीजिए कि एशिया कप, तो एशिया कप जैसे कि 2023 में पाकिस्तान एंड श्रीलंका ने कंबाइनली होस्ट किया था और विनर था इंडिया। वैसे 2025 में होस्ट करेगा कौन? इंडिया, वो भी आपका T20 फॉर्मेट में। 2027 में होस्ट करेगा बांग्लादेश और बांग्लादेश इसको होस्ट करने वाला है आपका ओडीआई फॉर्मेट में। ये तो एशिया कप की डिटेल है। नाउ बात करते हैं हम यहाँ पर आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के बारे में, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में। ओके, तो T20 वर्ल्ड कप तो 2025 में मतलब ये जो 10th एडिशन है, 10th एडिशन कब होगा? 2026 में होगा। ओके, तो 10th एडिशन शेड्यूल किया गया है इंडिया एंड श्रीलंका। सो इंडिया एंड श्रीलंका ज्वाइंटली होस्ट करेंगी 2026 के आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप को, जो कि 10th नंबर का एडिशन होगा और T20 फॉर्मेट में होगा। क्लियर है? सिमिलर अगर हम बात कर लेते हैं 14th एडिशन। ठीक है, 14th एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो 14th एडिशन ओडीआई वर्ल्ड कप का कौन होस्ट करेगा? तो 2027 में इसको होस्ट करने वाला है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। तो T20 फॉर्मेट अलग होता है, ओडीआई फॉर्मेट वर्ल्ड कप अलग होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो T20 जो वर्ल्ड कप है
वो 2026 में इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे, 10th एडिशन होगा। और जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसका 14th एडिशन होगा, 2027 में होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। ठीक है, और अभी जो चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी इसको होस्ट करेगा कौन? पाकिस्तान। उसको होस्ट करने वाला कौन है? पाकिस्तान है 2025 में। सिमिलर यहाँ पे अगर ओलंपिक्स की बात करें तो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि 2030 के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे, और विंटर पैरा ओलंपिक्स भी पेरिस में होंगे। सिमिलर 34 के जो विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ होंगे? ऊटा में होंगे, यूएसए में। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट हुआ है। ये आपके अपकमिंग इवेंट्स हैं। क्रिकेट इवेंट्स भी देखे हमने, पेरिस ओलंपिक्स या अदर ओलंपिक्स भी देखे, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना। आप लिस्ट भी बना सकते हो लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें डन। नेक्स्ट अब बात करेंगे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। तो पहला जो एशिया वर्ल्ड कप था मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वो 1984 में हुआ था। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और फाइनल मैच किसने जीता था? इंडिया ने फाइनल को जीता था। तो पहला एडिशन किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंस 2016 एशिया कप यहाँ पर T20 और ODI फॉर्मेट में खेला जाने लगा अल्टरनेटिव बेसिस पे, और हर 2 साल में आपको एशिया कप देखने को मिलेगा। सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है? इंडिया की टीम है, और इंडिया ने 8 टाइम्स एशिया कप की ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नीता अंबानी इनॉग्रेटेड इंडिया हाउस, a first for the country at the Olympic। for the first time, first ever country का या इंडिया हाउस इनॉग्रेट या ओपन किया गया है ओलंपिक्स में। क्या होता है ये इंडिया हाउस? तो इंडिया का जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, उसको दिखाया जाता है। ये जो पार्क या आपका जो इंडिया हाउस है ये जब तक पेरिस ओलंपिक चलेगा तब तक ओपन रहेगा, 11 AM to 11 PM। $5 इसमें इनिशियल €5 नेक्स्ट है नीता अंबानी इनॉग्रेट्स इंडिया हाउस, अ फर्स्ट फॉर द कंट्री एट द ओलंपिक। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया का या कंट्री हाउस ओपन किया गया है ओलंपिक्स में। ठीक है, नीता अंबानी एंड इंडियन ओलंपिक काउंसिल की प्रेसिडेंट PT उषा, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया हाउस एट द पेरिस ओलंपिक। जब तक पेरिस ओलंपिक चलेगा तब तक ये इंडिया हाउस यहाँ पर रहेगा। इसका ओपनिंग टाइम 11 AM to 11 PM आपको देखने को मिलेगा। इसका पर्पस है इंडिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंडिया के कल्चर और हेरिटेज को शो करना। तो इसमें नॉर्मल मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस देकर आप यहाँ पर योगा सेशन अटेंड कर सकते हो, डिफरेंट कल्चर वर्कशॉप है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, आर्ट फॉर्म्स दिखाए जाएंगे, और इंडियन एथलीट की जो विक्ट्री है वो भी यहाँ पे शो की जाएगी। तो इस तरीके से इंडिया हाउस को इनॉग्रेट किया गया है बाय द नीता अंबानी रिसेंटली। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर 54 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में। तो 54th नंबर के फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड कहाँ पर हुए हैं? आंसर हो जाएगा ईरान में हुए हैं। इंडिया की तरफ से 5 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पर 5 के 5 स्टूडेंट ने हमारे लिए मेडल लाके दिया है। हमको 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल यहाँ पर मिले हैं। ऑल 5 इंडियन पार्टिसिपेंट बैग्ड मेडल इंक्लूडिंग 2 गोल्ड मेडल एंड द 3 सिल्वर मेडल। अब आपको इंडिविजुअल इन 5 स्टूडेंट्स के नाम याद नहीं रखने, अगर फिर भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कौन है ये बच्चे, कौन है भाई जो मेडल लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आप 2 नाम देख सकते हो। एक है रिधिम केडिया फ्रॉम द छत्तीसगढ़ और वेद लहोती फ्रॉम मध्य प्रदेश, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अब बात करते हैं मेडल टैली के बारे में। तो इंडिया को 5 मेडल मिले हैं, 2 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल है, और ओवरऑल मेडल टैली में हम 4th प्लेस पे है, और 4th प्लेस हम शेयर कर रहे हैं किसके साथ? वियतनाम के साथ। 4th प्लेस हम शेयर कर रहे हैं वियतनाम के साथ। 1st प्लेस पे कौन है? तो 1st प्लेस पे चाइना है, चाइना ने टॉप किया है मेडल टैली में। 2nd नंबर पे रशिया, एंड उसके बाद आपको रोमानिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो ये हमारे कुछ स्पोर्ट्स इवेंट थे। नाउ बात करेंगे नेशनल इवेंट्स पे, इंटरनेशनल इवेंट पे और स्टेट न्यूज़ पे। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट और है। यहाँ पर ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 साल के क्वेश्चन SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS और JEE के अवेलेबल है। 500+ MCQ हैं, 5 साल के हैं ये।
आप एप्लीकेशन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस और मेरा एप्लीकेशन आपको वहाँ से मिलेगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पे जो फ्री वाला सेक्शन है उसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के नोट्स भी अवेलेबल होंगे। आप फ्रीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, पूजा जैन CA 247, जहाँ से भी आपको PDF मिल जाती है, तो आप PDF का एक्सेस टेलीग्राम से भी कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं ये सारे क्वेश्चंस देख रही थी कल, तो CGL ओके, CHSL ओके, CPO भी ओके और MTS के क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ थे नहीं, लेकिन JEE के जो क्वेश्चन थे, यकीन मानिए आप इन क्वेश्चन को लगा के देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ऊपर से निकल गए। मतलब JEE का लेवल वाकई में थोड़ा सा टफ तो है। ठीक है, तो JEE स्टूडेंट थोड़ा सा एक बार आप PYQ देखिए कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं बोल रहे कि सारे क्वेश्चन थे, 2 4 5 क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ थे, बाकी तो CGL का लेवल ही है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो जल्दी से एक काम और कर दो, मेरा लिंक को शेयर कर दो और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब है जयशंकर जी, पहले तो ये गए थे लाओस को विजिट करने के लिए, 3 दिन की यात्रा पे गए थे लाओस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जापान पहुंच गए क्वाड की फॉरेन समिट को, फॉरेन जो मिनिस्टर्स होते हैं उसकी समिट को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो हम दोनों बातों को डिस्कस करेंगे, क्वाड के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस समिट में फैसला लिया गया है कि इस साल क्वाड की जो मीटिंग होगी वो इंडिया होस्ट करेगा, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, तो हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑन द रामलला ऑफ अयोध्या। आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने एक स्टैम्प इशू किया है जिसमें रामलला का स्टैच्यू है, अयोध्या राम मंदिर से इंस्पायर्ड है। ठीक है, कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, तो लाओस में किया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो लाओ है, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपका एक बुद्धिस्ट कंट्री है। ठीक है, बुद्धिस्ट कंट्री है, तो भगवान या लॉर्ड बुद्धा का भी एक स्टैम्प इशू किया गया है रिसेंटली रिलीज किया गया है बाय द एस जयशंकर। तो अदर वॉज रिलीज टू द लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम द लुआंग प्रवांग। तो ये जो लुआंग प्रवांग है ये एंशिएंट कैपिटल है लाओ की, जहां पर लॉर्ड बुद्धा का भी स्टैम्प रिलीज किया गया है। ठीक है, लाओस में रामायण को रामाकियन के नाम से जानते हैं और ये हिस्टोरिक कल्चर इवेंट में शोकेस की जाती है। ठीक है, तो ये पहला स्टैम्प है, पहला पोस्टर स्टैम्प है जो कि रामलला ऑफ अयोध्या से एसोसिएटेड है। इसको लाओस में रिसेंटली रिवील किया गया है बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पहुंच गए, जापान पहुंच गए। ठीक है, और एस जयशंकर जी अटेंडेड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को भी इन्होंने अटेंड किया और इस मीटिंग में फैसला लिया गया, अनाउंस किया गया कि इस साल मतलब 2024 में क्वाड की मीटिंग होस्ट करेगा कौन, इंडिया। और फिर नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में क्वाड की जो मीटिंग होगी, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग 2025 में, उसको होस्ट करेगा कौन, USA। ठीक है, तो क्वाड 2024 की मीटिंग इंडिया होस्ट करेगा, क्वाड 2025 की मीटिंग को USA होस्ट करेगा। ये फैसला अभी कब लिया गया, जब क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही थी टोक्यो जापान में, तब ये फैसला ले लिया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वाड की पहली मीटिंग। तो क्वाड की पहली मीटिंग 2021 में हुई थी और इसको होस्ट किया था किसने, USA ने। ठीक है, 5th नंबर की समिट मतलब जो लास्ट समिट थी उसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया में, और अब 6th नंबर की मीटिंग को होस्ट करेगा इंडिया। ठीक है, ये 6वें नंबर की 6th नंबर की समिट आपको देखने को मिलेगी क्वाड कंट्रीज की, जिसको होस्ट करेगा इंडिया। नाउ बात करते हैं क्या होता है ये क्वाड। क्वाड मतलब होता है 4, तो 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें ये 4 देश आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएंगे। USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है जिसको हम क्वाड कहते हैं। और ये लोग मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, अगर आपको याद होगा, यही लोग तो है जो मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। इन चारों कंट्रियों का, इन चारों देशों का एक कॉमन इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है, चाइना की पावर को काउंटर करना। इसके अलावा इंडो पैसिफिक एरिया में या इस पूरे एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना।
ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया है। अच्छा, ये जो क्वाड का संगठन है या क्वाड ग्रुप है, इसके बारे में सबसे पहले किसने विचार लाया था? तो 2007 में इट वॉज जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द क्वाड। तो ये आइडिया कौन लेकर आए थे? शिंजो अबे लेकर आए थे, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान रहे हैं। ठीक है, डन। चलिए, अब यहाँ पे देखो, ये पीआईबी का डेटा है और आप देख सकते हैं राज्यसभा के मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में, उसका आंसर रिसेंटली दिया गया है बाय द डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसलिए पूरा मामला न्यूज में है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या सीखना है? हमें यह सीखना है कि प्रेजेंटली इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है, प्रेजेंटली इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट हो रहे हैं, 2031 2032 तक हमारी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, और अपकमिंग हम कितने न्यूक्लियर पावर को लॉन्च करने वाले हैं अपनी कंट्री में। तो हमारे लिए 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चारों क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए। सो इंडिया इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू ट्रिपल बाय द 2031-32। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी है, अभी हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो कितनी है? 8180 मेगावाट। याद रखना इस डेटा को, ठीक है। ये अभी हमारी टोटल इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है और ये ट्रिपल हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। कब तक हो जाएगी 3 टाइम्स? तो 2031 2032 तक 3 टाइम्स हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है। कितनी हो जाएगी? तो 22,480 मेगावाट। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया गया? इसके अलावा इन्होंने कहा गया कि जैसे कि हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है, मतलब हमें खुद से अपनी एनर्जी जनरेट करने, किसी और दूसरी कंट्री पर निर्भर नहीं रहना है, इंपोर्ट नहीं करना है। तो 2047 तक हमें इंडिपेंडेंट होना है, एनर्जी इंडिपेंडेंट। और तब तक हमारी जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का टारगेट है वो 1 लाख मेगावाट का है। तो 2047 तक हम 1 लाख मेगावाट आपका जनरेट करेंगे न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, ऐसा जितेंद्र सिंह जी ने कहा है। और क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अभी हमारी कंट्री में जो 8180 मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी हम जनरेट कर रहे हैं, हमारी कंट्री में 24 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑपरेट हो रहे हैं। कितने रिएक्टर ऑपरेट हो रहे हैं? 24 ऑपरेट हो रहे हैं और 21 न्यूक्लियर रिएक्टर अभी अंडर वे है, मतलब इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी इनको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो 21 न्यूक्लियर रिएक्टर है, इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 15,300 मेगावाट की होगी, ऐसा जितेंद्र सिंह जी ने कहा है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? पहला, इंडिया की टोटल इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है? तो 8180 मेगावाट है। प्रेजेंटली इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट हो रहे हैं? तो 24 ऑपरेट हो रहे हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ट्रिपल कब तक हो जाएगी? तो 2032 तक ट्रिपल हो जाएगी। 2031-32 तक हमारे देश की टोटल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी होगी? तो 22,480 मेगावाट होगी। 2047 तक का हमारा क्या टारगेट है? तो 1 लाख मेगावाट हम न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को जनरेट करेंगे। ठीक है, और 21 रिएक्टर हमारी कंट्री में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, डन। अब यहाँ पे कुछ और बातें भी कही गई हैं। ठीक है, लिथियम के बारे में बताया गया है, जिसको हम वाइट गोल्ड भी आजकल बोलते हैं, क्योंकि आजकल लिथियम का इस्तेमाल आपके ईवी में, आयन जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसमें हर कहीं लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न रिप्लाई में कुछ और बातें भी बताई गई हैं। क्या कहा है? डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिसोर्सेज इन द मांड्या एंड द यदगिरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका बाय द AMD। तो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इन्होंने लिथियम के रिजर्व फाइंड किए हैं। कहाँ पर? मांड्या एंड यदगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। और यहाँ पे मांड्या में 1600 टन आपको लिथियम के रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी कंट्री में कुछ और भी लिथियम रिजर्व हैं। कहाँ पर? कर्नाटका के अलावा राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है। और पहली बार जो लिथियम रिजर्व डिस्कवर किया गया था वो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था 1999 में। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि इंडिया लिथियम रिजर्व के मामले में 5th नंबर पे आता है। तो इंडिया 5th पोजीशन पे है और इंडिया के पास टोटल लिथियम रिजर्व कितने हैं? 5.9 मिलियन टन है। ठीक है,
फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं बोलीविया है, बोलीविया के बाद आपको चिली देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना के पास 5.7 है और हम यहाँ पे इंडिया 5.9 मिलियन टन पे आपको देखने को मिल जाएगा 5th नंबर पे लिथियम रिजर्व में या लिथियम रिसोर्सेज में। ठीक है, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंड का डेटा है जो लोकसभा रिप्लाई में आया है, आप देख सकते हैं, इसलिए कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिक डेटा होगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंड का डेटा है। और यहाँ पर कुछ आपको मैपिंग दिखाई दे रही है, ये हमारी कुछ साइट्स हैं जहाँ पर आपको लिथियम ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने भी रिटर्न रिप्लाई में कुछ कुछ बातें कही हैं, हम देख लेंगे उसको भी। गवर्नमेंट सेटिंग अप 7 PM मित्र पार्क विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या कहा गया है कि हम अपने टेक्सटाइल को बूस्ट करने के लिए 7 PM मित्र पार्क को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसके लिए यहाँ पे जो बजट रखा गया है वो 4,445 करोड़ रुपीस का रखा गया है फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। तो 2027-28 तक हम यहाँ पर 7 PM मित्र पार्क को तैयार कर लेंगे। एक्चुअली 2021 में अनाउंसमेंट किया गया था कि हम 7 PM मित्र पार्क को रेडी करेंगे। ठीक है, तो अभी रिप्लाई मांगा गया क्या काम कर रहे हो भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो उन्होंने कहा कि हम 7 PM मित्र पार्क को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने 4,445 करोड़ रुपए का बजट रखा है 7 सालों के लिए, मतलब 27-28 तक के लिए। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम PM मित्र की बात करें तो PM तो मतलब प्रधानमंत्री होता है, मित्र का क्या मतलब होता है, तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। ठीक है, डन इतनी चीजें। इसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों साइट्स इंक्लूड होंगी, जिसमें आपका एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है विरुद्धनगर तमिलनाडु में PM मित्र पार्क को सेटअप किया जाएगा। ओके, डन इतनी चीजें। तो टारगेट हमें क्लियर हो गया है। पर्पस क्या है, 5F, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ठीक, ये है आपका PM मित्र। अब PM मित्र, ये जो 7 हमारे PM मित्र हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, तो इसके लिए किसी ना किसी को तो हायर किया होगा। कौन भाई एजेंसी होगा, कैसे इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द PM मित्र स्कीम स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल रेडी किया गया है जिसका नाम है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क तमिलनाडु लिमिटेड। और ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा बेसिकली। इसके पास 51% स्टैक होंगे और रिमेनिंग जो स्टैक है 49% वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होंगे। ठीक है, तो इसलिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है PM मित्र पार्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है सेबी। सेबी ने लॉन्च किया है सेवा, SEVA, सेवा चैटबोट फॉर इन्वेस्टर। ये है सेवा चैटबोट जो कि AI चैटबोट है। अगर सिक्योरिटी मार्केट में किसी इन्वेस्टर को कोई भी डाउट है तो आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको आंसर करेंगी, सिंपल सी बात है। चलिए, लेकिन इसका फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। The Capital Market Regulator, Security and Exchange Board of India, SEBI, has introduced SEBI Virtual Assistant. SEBI Virtual Assistant means Seva Chatbot to help investor of the security market. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल चैटबोट है जो कि आंसर करेगा इन्वेस्टर के क्वेश्चन का। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड मधाबीपुरी बुच आपको चेयरमैन देखने को मिल जाएंगी। अब ये जो सेवा चैटबॉट है will enable user to ask question about the security market and SEBI complaint redressal platform SCORE। SCORE क्या है, SCORE भी SEBI का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका मीनिंग है SEBI complaint redressal system। इसको SEBI ने 2011 में लॉन्च किया था और रिसेंटली इसका 2.0 आया है मार्केट में, जो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसको रिसेंटली 1 अप्रैल 2024 को ही लॉन्च किया गया है विद एडवांस फीचर। तो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड किसी की भी कोई कंप्लेंट है वो अपनी कंप्लेंट को यहां स्कोर में लॉन्च कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 day 1 सब्सक्रिप्शन। यहां पे डे जो लिखा है वो DAE है। ठीक है, इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1954 में। ओके, इसके बारे में बात हो रही है। तो 1 day 1 सब्सक्रिप्शन, इसको रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने लॉन्च किया है।
क्या है ये वन सब्सक्रिप्शन? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की कई सारी यूनिट्स एंड सब यूनिट है जो पूरे देश में काम कर रही हैं, ठीक है। अब किसी को रिसर्च करना है, किसी जनरल की स्टडी करना है फॉर द रिसर्च पर्पस, तो क्यों ना एक ही सब्सक्रिप्शन हो जिसमें बहुत सारे जनरल और रिसर्च पेपर हो जिनको ईजिली एक्सेस करके उनकी स्टडी की जा सके, तो इसलिए इसको वन डे वन सब्सक्रिप्शन कहा गया है। सो ODOS इज अ यूनिक आइडिया इनेबलिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड ऑल इट्स यूनिट एंड द सब यूनिट, लगभग 60 इसकी यूनिट एंड सब यूनिट इंडिया के अलग अलग पार्ट में ऑपरेट हो रही है, और जिसके अंदर एक वन अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की गई है। आप जितने भी जर्नल्स हैं जो भी पब्लिश हुए हैं उनको रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च पेपर और आपके साइंटिफिक जर्नल्स हैं, ठीक है। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका आइडिया यही है कि डिजिटली हम अपने वर्क को, अपनी जितनी भी यूनिट्स हैं उनके साथ शेयर करें और हम सेम रिसोर्सेज को डिजिटली यहाँ पे शेयर कर पाएं, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर 2 एग्रीमेंट भी इन्होंने साइन कर लिए। पहला एग्रीमेंट साइन किया है वीले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और इनके लगभग 1353 जनरल्स हैं जो यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। सेकेंड एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है स्प्रिंजर नेचुरल ग्रुप के साथ, और इनके भी 553 जनरल को DAT कम्युनिटी इजिली एक्सेस कर पाएगा, इसलिए वन डे वन सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया गया है बाय द DAE। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया है। यहाँ पर 628 टाइगर्स की डेथ हो गई है अकॉर्डिंग टू द NTCA डेटा, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का डेटा है। रिसेंटली इन्होंने कहा है कि हमारी कंट्री में लास्ट 5 ईयर्स में, मतलब 2019 टू 2023 628 टाइगर्स की डेथ हो गई है, 628 टाइगर की डेथ हो गई। इस डेटा को प्लीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि रिसेंटली हमने आपको बताया था कि 29 जुलाई को हमने सेलिब्रेट भी किया था। क्या सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, इसलिए कितनी डेथ हुई है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। NTCA ने डेटा को रिवील किया है कि इसमें 53% जो टाइगर है वो टाइगर रिजर्व के अंदर उनकी डेथ हुई है, और यहाँ पर 35% जो टाइगर है उनकी डेथ कहाँ पर हुई है? आउटर बाउंड्री में हुई है, टाइगर रिजर्व के बाहर हुई है, ऐसा इन्होंने डेटा रिवील किया है, ठीक है। इन्होंने कहा कि 2019 में 96 टाइगर, 2020 में 106 टाइगर, 2021 में 127 टाइगर, 2022 में 121 टाइगर, और सबसे हाईएस्ट 2023 में 178 टाइगर्स की डेथ हुई है अकॉर्डिंग टू द NTCA डेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइगर डेथ हाईएस्ट थी 178, ठीक है, इसको याद रखना है। और क्या कहा गया है? ड्यूरिंग 2012 टू 2022 मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स डेथ रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ह्यूमन और टाइगर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यहाँ पे टाइगर्स की वजह से जो अटैक हुए हैं उसमें 349 पीपल्स की जान गई है, जिसमें से 200 डेथ केवल और केवल महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि अभी हमारी कंट्री में 3682 टाइगर्स है जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 75% इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें। अब मैंने कल आपको PIB का डेटा बताया था, याद आया? क्योंकि PIB का था, आप अगर चाहो तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। PIB ने कहा था कि 54 टाइगर रिजर्व है, इनको मना कर दो, इनकी बात मत मानो। हम यहाँ पे ऑफिशियल डेटा लेकर आते हैं NTCA का। NTCA के अकॉर्डिंगली, NTCA मतलब आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका फॉर्मेशन 2006 में हुआ था, इनके अकॉर्डिंगली हमारे देश में 55 टाइगर है। तो हम इनका ऑफिशियल डेटा मान लेते हैं कि कभी अगर कोई कंफ्यूजन होता है, अगर आपको RTI भी लगानी होती है तो आप इनके डेटा को इस्तेमाल जिससे कर पाएं, तो 55 हम मान के चलेंगे। PIB को नकार दो, मना कर दो एकदम, ठीक है। चलिए अब कुछ और बातें यहाँ पे कर लेते हैं। इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था 1 अप्रैल 1973 को, जैसा कि मैंने कहा, और हमारे देश में जो टोटल टाइगर रिजर्व है वो 55 टाइगर रिजर्व है, जिनका टोटल एरिया 78,735 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि हमारे टोटल एरिया का 2.4% है। तो कितने एरिया में टाइगर रिजर्व है? तो आंसर है 2.4% टोटल एरिया में टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएंगे। अगर इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे तो 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है।
IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में है एंड साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए IUCN की रेड लिस्ट में टाइगर कहां पर है, तो इंडेंजर कैटेगरी में है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये आपका NTCA का डेटा है जिसको हमें मान के चलना है। हमारे देश में टोटल 55 टाइगर रिजर्व है और जो सबसे नए टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली जोड़े गए हैं वो आप देख सकते हैं, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में, रानीपुर टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश एंड धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। ठीक है, तो 55वें नंबर का टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल गया। चलिए, अब टाइगर रिजर्व की जब बातें हो ही रही हैं तो इन अ फर्स्ट पेरियार टाइगर रिजर्व, तो पेरियार टाइगर रिजर्व ने देखिए ये विंड टरबाइन को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इन अ फर्स्ट पेरियार टाइगर रिजर्व इंस्टॉल विंड टरबाइन इन इट्स फॉरेस्ट फॉर द पावर जनरेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट में बहुत सारे कैमरा होते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो उन कैमरास को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा, ये विंड टरबाइन देगी। अभी क्या था, सोलर एनर्जी ये लोग जनरेट कर रहे थे, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर रखा था एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब फॉरेस्ट एरिया है, रेनफॉल होता है, फॉगी रीजन होता है, सनलाइट पहुंच नहीं पाती, तो कई बार कनेक्टिविटी प्रॉपर हो नहीं पाती। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने विंड टरबाइन को लॉन्च कर दिया है फॉरेस्ट प्रमाइसेस में, और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसका इस्तेमाल हम कैमरा को ऑपरेट करने में करेंगे। इन अ पायोनियरिंग मूव, पेरियार टाइगर रिजर्व has installed a wind turbine to generate power for real-time monitoring cameras and the Wi-Fi connectivity within its forest। ये हो गई पहली न्यूज। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये लिखी हुई है, The Periyar Tiger Reserve in Kerala is the country best maintained tiger reserve। इंडिया का बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व कौन है, पेरियार टाइगर रिजर्व है जो कि केरला में है, अकॉर्डिंग टू 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमें याद रखना है बेस्ट मेंटेन्ड टाइगर रिजर्व कौन सा है, पेरियार टाइगर रिजर्व है जो कि केरला में है। ये केरला का मैप है, यहाँ पर देखिए ये आपका पेरियार टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में है, पेरियार रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है इसलिए इसका नाम पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया। यहाँ पर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट आपको रिजर्व देखने को मिलते हैं, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलती है, एक पेरियार रिवर है और एक पंबा रिवर है। यहाँ पे कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएगी, कौन सी, मानस एंड द पालियान्स। ये दो ट्राइबल कम्युनिटी आपको पेरियार टाइगर रिजर्व में मिलेंगी। 1950 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर 1978 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर रिपोर्ट बोलती है कि वर्ल्ड में हाईएस्ट जो चाइल्ड डेथ होती हैं बिकॉज ऑफ ड्राइंग, मतलब डूबने की वजह से, पानी में डूबने की वजह से जो वर्ल्ड में हाईएस्ट डेथ होती हैं वो कहाँ होती हैं, वेस्ट बंगाल में होती हैं। वेस्ट बंगाल में भी जो सुंदरवन का एरिया है वहाँ पर मैक्सिमम डेथ होती हैं। स्टडी शोज दैट 3 चिल्ड्रन ड्रॉन एवरी डे, 3 बच्चे एक दिन में डूब जाते हैं और मैक्सिमम डेथ वेस्ट बंगाल के रीजन में होती हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है और ये पूल काय में है, पॉन्ड में, तालाब में बना दिया गया है। टू कॉम्बेट हाई रेट ऑफ द चाइल्ड ड्रॉइंग डेथ इन द सुंदरवन, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट पॉन्ड बेस्ड स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे जो बच्चों के डूबने के कारण मौतें हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, उनको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए पहला पॉन्ड बेस्ड स्विमिंग पूल लगाया गया है इंडिया में। कहाँ पर, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहाँ, बाईकुंठपुर विलेज कम्युनिटी ने इसको तैयार किया है और यहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग की गई है, प्रॉपरली प्लेटफॉर्म बनाया गया है और यहाँ पे 6 to 10 ईयर के बच्चों को स्विमिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी जिससे वो फ्यूचर में कभी डूबे ना। ठीक है, ये बात, और ये आइडिया कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है। बांग्लादेश ने इस तरीके के स्विमिंग पूल क्रिएट करना शुरू किए थे 2002-2003 से, तो हमने वहां से इस आइडिया को लेकर वेस्ट बंगाल में भी रेडी कर दिया। चल बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या कहता है, इंडियाज एवरेज डेटा ब्रीच कॉस्ट टॉप 2 मिलियन इन 2023 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई कहता है कि हमारे देश में लगातार जितना हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम डिजिटल इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में जो साइबर अटैक या डिजिटल अटैक है वो
बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं साइबर अटैक का, तो सबसे ज़्यादा जो साइबर अटैक देखे गए हैं वो कहाँ पर देखे गए हैं? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखे गए हैं। लेकिन प्रॉपर रेगुलेशन के कारण, प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कारण जो हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है और कुछ अटैक से ये प्रोटेक्टेड है, कुछ अटैक से ये प्रोटेक्टेड है, ऐसा आरबीआई कहता है। आरबीआई ने कहा है कि फिशिंग के जरिए कई सारे इंपॉर्टेंट जो क्रेडेंशियल है या इंपॉर्टेंट डेटा है वो यूजर का डेटा चोरी किया जाता है हमारे देश में। तो फिशिंग मोस्ट कॉमन अटैक है हमारी कंट्री में। 22% हमारे देश में जो साइबर अटैक हो रहा है, जो डेटा चोरी हो रहा है वो फिशिंग की वजह से हो रहा है 22%, और 16% डेटा स्टोल हो रहा है, यहाँ पर क्रेडेंशियल को स्टोर किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, स्टोलन हो रहा है। अब इसमें ये क्या कहा गया है कि 28% डेटा ब्रीच हमारी कंट्री में इंक्रीज हुए हैं 2020 से 2023 के बीच में, लिटिल मोर देन द $2 मिलियन। ये आरबीआई का रिपोर्ट आया है, आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच सर्ज 28% इन द लास्ट 3 ईयर 2022-2023, और जो साइबर अटैक के कारण जो डेटा ब्रीच कॉस्ट है वो कितना है? $2.18 मिलियन है। और क्या कहा गया है? कहा गया है कि पूरे ग्लोब में कितना है? ग्लोब में ये $4.45 मिलियन है और इंडिया में $2.18 मिलियन है एवरेज ब्रीच। ठीक है, एवरेज ब्रीच हमारे यहाँ ये है, वर्ल्ड में एवरेज ब्रीच ये है। इसके अलावा बात की जा रही है कि 2028 तक ये कितना हो जाएगा? $13.82 ट्रिलियन यहाँ पे साइबर कॉस्ट हो जाएगा, साइबर क्राइम के कॉस्ट हो जाएंगे, ये बात इसमें कही गई है। तो हमारे देश में एवरेज डेटा ब्रीच कॉस्टिंग कितनी है? $2.18 मिलियन है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। बाकी सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो यहाँ पे मेंशन है, आप इनको पढ़ सकते हो। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक पेयर के बारे में, मनु भाकर एंड द सरबजोत सिंह। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में, मिक्स्ड इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, मिक्स्ड इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है। किसने? मनु भाकर है और सरबजोत सिंह हैं, और ये दोनों हमारी कंट्री के शूटर हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन मेडल इन द मिक्स्ड इवेंट ऑफ द शूटिंग इन द ओलंपिक्स। तो पहली बार मिक्स्ड इवेंट में इंडिया को यहाँ पर मेडल मिला है, और मनु भाकर का ये 2nd नंबर का मेडल है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इंडिविजुअल कैटेगरी में भी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। दिस वॉज द 2nd मेडल फॉर मनु भाकर, वाइल इट वॉज द फर्स्ट ओलंपिक मेडल फॉर सरबजोत सिंह। इसके अलावा आपको एक और छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तो ये पहली पर्सन बन गई है मनु भाकर जी जिन्होंने एक सिंगल ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत लिए हैं। ठीक है, मनु भाकर बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन शूटर टू विन अ मेडल ब्रोंज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट, एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस टू विन द 2 मेडल इन द सेम एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स। इसके पहले यहाँ पर एक और पर्सन थे जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। इन्होंने 200 मीटर हडल रेस और 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक 1900 में। तो ये पहले पर्सन थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, सिंस इंडिपेंडेंस मनु भाकर पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने एक सिंगल इवेंट में 2 मेडल को जीत लिया है, दोनों ही ब्रोंज मेडल हैं। अगर हम पेरिस ओलंपिक के मोटो के बारे में बात करें, अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फार्दर, ये इसका मोटो है। अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर, ये आपका मोटो है। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, वो सारे के सारे शूटर्स हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जीता है। अब याद रखने वाली बात है कि मनु भाकर पहली वीमेन है, देखो, जिन्होंने 10 मीटर में ब्रोंज मेडल जीता है 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने यहाँ पे मिक्स्ड इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। इसके अलावा आप देखेंगे पहला इंडिविजुअल हमें मेडल मिला था, अभिनव बिंद्रा लाके दिए थे 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल 2008 के बीजिंग्स में। इसके पहले हमें डबल में, मेंस डबल में देखो यहाँ पर राजवर्धन सिंह राठौर जी यहाँ पे सिल्वर मेडल लाके दिए थे 2004 के एथेंस गेम्स में। गगन नारंग, इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल लाके दिया था 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। एंड विजय कुमार, इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल लाके दिया था 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। तो हमें अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, विजय कुमार, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इनके नाम पता होने चाहिए कि ये सब हमारे कंट्री के शूटर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लाके दिया है। ठीक है, गगन नारंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनव बिंद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनु भाकर और सरबजोत तो हो ही गए हैं अब इंपॉर्टेंट। इनके नाम तो आपको बिल्कुल ही नहीं भूलने हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना पीडीएफ पे तो सारी इंफॉर्मेशन होगी ही।
चलिए अब बात कर लेते हैं वेनेजुला के बारे में। रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एंड थर्ड टर्म, तीसरी बार प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा निकोलस मदुरो। ठीक है, एक बस ड्राइवर थे और किस तरीके से इनकी जर्नी रही है, और ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं वेनेजुला के। 25 से लेकर 31 तक इनका टेन्योर रहेगा। नाम है निकोलस मदुरो। अब यहाँ पे कैपिटल के बारे में बात करते हैं, तो कैपिटल क्या है? करस्कस आपको कैपिटल देखने को मिलेगी वेनेजुला की, और यहाँ पे प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। साउथ अमेरिका में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल जिसका नाम है एंजल फॉल, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल। ठीक है, ये भी आपको वेनेजुला में देखने को मिलेगा। आप चाहो तो ये मैप में देख सकते हो। ये है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये है वेनेजुला, जिसकी कैपिटल आपको करस्कस देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको वेनेजुला में ही एंजल फॉल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ और प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। उनकी एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे लुइस हैमिल्टन, इन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को रिसेंटली जीता है। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ओके, सो ये आज के सारे करंट अफेयर्स थे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि कितने पीएम मित्र पार्क को हमारी कंट्री में हम सेटअप करेंगे, जिसके लिए 4,445 करोड़ रुपीस बजट है अप टू 27-28 के लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 पीएम मित्र पार्क को हम सेटअप कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिलीज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑन द रामलला ऑफ अयोध्या? किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाओस में लॉन्च किया गया है एस जयशंकर जी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। GRI वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इनका एसोसिएशन किस गेम से है? तो यहाँ पे GRI ने अभी इंग्लिश चैनल को पार किया है, और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले ये पैरा स्विमर, यंगेस्ट पैरा स्विमर बन गई है, और इनका नाम किससे एसोसिएटेड है? स्विमिंग से है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अ स्टैच्यू ऑफ ब्लैंक वॉज अनवील्ड इन द टोक्यो एडोगावा बार्ड बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। तो यहाँ पे एक टोक्यो में एक बार्ड है, एक एरिया है जिसका नाम है एडोगावा। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू को रिसेंटली अनवील किया गया है बाय द एस जयशंकर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मनोज मित्तल, रिसेंटली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के? इंपॉर्टेंट नाम है मनोज मित्तल, रिसेंटली सिडबी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन नेवीज फ्रंट लाइन फ्रिगेट ब्लैंक अराइव्ड एट द सेंट पीटरबर्ग टू पार्टिसिपेट इन द 328th रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन। तो 328वें नंबर का रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन के लिए हमारा फ्रिगेट गया हुआ है कहाँ पर? सेंट पीटरबर्ग में। पूछा जा रहा है वो कौन सा है? INS तबार है, INS तबार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। सादो गोल्ड माइन, रिसेंटली इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। किस कंट्री में है? तो सादो या सैडो गोल्ड माइन आपको जापान में देखने को मिल जाएगी। विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप इन ईयर 2025? सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। What is the main objective of integrated disease surveillance program? कल इसके ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें बताया गया था कि केरला में सबसे ज्यादा आपके डिसीजेस आउटब्रेक मेजर किए गए हैं। ठीक है, ये बात हमने देखी थी लोकसभा रिप्लाई में। तो बताइए इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम का क्या मतलब है? To strengthen and maintain a decentralized laboratory-based IT-enabled disease surveillance system. Option B is the right answer. Recently, who became the first Indian women to win an Olympic medal in the shooting with a bronze at Paris? तो आंसर हो जाएगा मनु भाकर। According to the RBI report, what was the average cost a data breach in India between 2020 to 2023? So answer is $2 million. ये average cost है data breach की। Option D is the right answer and this is your question of the day. In July 2024, who has appointed as the governor of Rajasthan? कौन गवर्नर बन गए हैं राजस्थान के? कंप्लीट वीडियो देखना हो तो ये लिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।